नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नाराम चौधरी, लैब असिस्टेंट और फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से चयनित आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी पॉइंट बाड़मेर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले कुछ समय से मेरे दोस्त ये कह रहे थे या पूछ रहे थे कि सर हम भूगोल की जो बुक है बुक्स जो एनसीईआरटी 11th-12th की है उसको पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसको पढ़े कैसे, कौन सी चीज़ को याद करें और कौन सी चीज़ को छोड़ें। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं प्रैक्टिकली आपको ये दिखाने आया हूँ कि ज्योग्राफी की 11th-12th की जो बुक है या ज्योग्राफी नहीं अदर सब्जेक्ट जो भी किसी की भी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको पढ़े तो पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और कैसे उनको आप पढ़े। तो मैं आपके सामने भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है वो लेके आया हूँ और उसका चैप्टर कोई भी, चाहे पहला चैप्टर हो, दूसरा हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने आया हूँ और उसके बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़े। प्रैक्टिकली थोड़ा सा अपने इसका उपयोग करेंगे। तो जैसे मैं एक जो टॉपिक है जलवायु भूगोल, उस जलवायु भूगोल का लेता हूं जिसमें वायुमंडल का संगठन वगैरह दे रखा है, पहला टॉपिक है मान लो। तो आप जब भी ये वायुमंडल का संगठन और संरचना इसका पहला टॉपिक है, पहला पार्ट है जलवायु भूगोल का, उसमें आप कभी भी यदि पढ़े इसको तो आपको ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सी चीज अपने काम की है और कैसे नोट्स बनाने हैं, उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आप होता क्या है सामान्य बुक्स पढ़ते जाते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि सवाल कहाँ से बनेगा और कैसे नोट्स बनाएं। तो देखिए इसमें लिख रखा है, आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक यदि आपके पास में है, चाहे फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड सामाजिक से तैयारी कर रहे हैं या फिर लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी की बुक की महत्वपूर्ण भूमिका और उसको आप अपने पास रखिए और फिर इस वीडियो को जरूर आप देखिए, अंत तक देखिएगा। इसमें लिखा है क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? अपने इस ये कोई लाइन काम की नहीं है, समझना है सिर्फ। हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं और कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रत्येक सेकंड लेते रहते हैं। यहाँ तक कोई चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है, यह आप सबको पहले से पता है, तो इस चीज को भी याद करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं होता। यहाँ जो वायु है उसका महत्व बता रहा है, तो अपने को कोई बड़ा रिटर्न एग्जाम तो लिखना नहीं है, तो ये चीजें अपने को याद करने की जरूरत है नहीं, इसको सिर्फ पढ़ना है। लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट ही जीवित रहना संभव नहीं होता, यही कारण है हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। ये पूछ रहा है कि वायुमंडल का ज्ञान क्यों होना चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं सिर्फ। तो अपने को ज्यादा इसमें अभी तक 3-4 लाइनें पढ़ी कोई याद नहीं करना। फिर एक वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। यहां पर आपको उसने वायुमंडल के बारे में बताया है, वायुमंडल के बारे में अब आप चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसने कहा है कि वायुमंडल क्या है, गैसों का मिश्रण। तो आपको विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिख दीजिए कि गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, ये बात आपको लिख देनी है। फिर लिखा है कि यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए हैं, इसमें मनुष्यों और जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन और पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ये कह रहा है कि गैसें कौन कौन सी, तो इसमें अभी तक इसने O2 ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का नाम दे रखा है और दोनों का महत्व बताया थोड़ा सा कि ऑक्सीजन क्या है, जीवनदायी गैस है। तो आप इनको इसको इस प्रकार लिख दीजिए, ऑक्सीजन जीवनदायी गैस है और CO2 की क्या महत्व है, तो पौधों के संश्लेषण के लिए जरूरी है, पौधों में संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ये जरूरी है। सामान्य रूप से आप इसके बारे में जानते हैं कि पेड़ पौधे हैं वो CO2 से अपना भोजन निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन अपना सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए, लेकिन फिर भी इसने लिखा है तो उसको आप पहले लिख दीजिए। फिर लिखा है कि वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है, यानी वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का, पृथ्वी का भार है उसमें वायु का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। ये कह रहा है कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का 99% या वायुमंडल का 99% जो द्रव्यमान है, 99% द्रव्यमान 32 किलोमीटर ऊंचाई तक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो वायु है जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वायु विरल होती जाती है, तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि पृथ्वी का 99% द्रव्यमान कहां तक विस्तृत है, वायुमंडल में 99% द्रव्यमान 32 किलोमीटर तक विस्तृत है। फिर इसने कहा है कि वायु रंगहीन और गंधहीन होती है, तो आपने यहाँ पर लिख दीजिए कि वायु जो है, वायुमंडल में वायु और मंडल होता है, वायु रंगहीन व गंधहीन होती है, ये चीज आपने यहां लिख दी। तो जब यह पवन की तरफ बहती है तब हम इसे महसूस करते हैं। इसने ये बताया है कि वायु मंडल जो है वायु और मंडल से बना है। वायु क्या है, वायु एक प्रकार की गैस है या गैसों का मिश्रण है। ये वायु कैसी है, फिर आप इसको सॉर्ट कर दीजिए कि वायु रंगहीन है प्लस गंधहीन है।
फिर वायु बार बार लिखने की जरूरत नहीं, रंगहीन गंधहीन है। दूसरा इसने क्या बताया, वायु को हम महसूस नहीं करते, लेकिन जब ये पवन के रूप में बहती है ना, पवन के रूप में बहती है तब हम इसे महसूस करते हैं, बहती तब महसूस करते हैं। ये कह रहा है कि वायु और पवन अलग अलग है। वायु तो वो है जो वायुमंडल में चारों ओर अपने चारों ओर फैली हुई है गैस के रूप में, लेकिन उसको महसूस नहीं करते क्योंकि उसमें गति नहीं है। और जब ये वायु गति करती है, गति कब करती है, जब दाब में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। जब आप 2-3 बार किताब को पूरी पढ़ोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो वायु जब गति करती है तब वो पवन कहलाती है, और उस पवन को हम है जो महसूस कर सकते हैं। ये था। फिर इसने वायुमंडल का संगठन दे दिया। इस प्रकार मेरे कहने का मतलब यह है कि ये चीजें अपने को इस प्रकार से पढ़नी है ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी चीजें अपने लिए जरूरी है और कौन सी अनावश्यक है। जब एग्जाम का टाइम आता है तो पूरी बुक्स अपन नहीं पढ़ पाते। एग्जाम से पहले 3-4 बार किताब को आसानी से पढ़े। फर्स्ट ग्रेड के जो अभ्यर्थी है उनके लिए ये बुक्स 100 नंबर से प्लस 110-20 नंबर की है, उनको ये अच्छे से पढ़ना है। लैब असिस्टेंट का पूरा कंटेंट है जो 11th और 12th की किताबों से बाहर नहीं आता, तो इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ना। और पढ़ना कैसे है, जैसे वायुमंडल जैसे ही टॉपिक लगाया तो वायुमंडल पहली लाइन है गैसों का मिश्रण, आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये वायुमंडल के चारों ओर गैसों का आवरण, व्यापक है वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना। फिर गैसें कौन कौन सी, मान लो CO2 O2 दोनों दे रखी तो आप दोनों पढ़ो। फिर यदि आगे गैसों का जो संगठन पढ़ोगे, संगठन पढ़ोगे वायुमंडल का, उसमें गैसें आएगी तो संगठन के अंदर कौन कौन सी गैसें है, क्या उन गैसों का उपयोग है, एक एक लाइन उसके आगे लिखते रहना। फिर O2 CO2, फिर इसमें CO2 पौधों में संश्लेषण, तो आपको यहाँ से पता हो जाना चाहिए, दोबारा रिवाइज हो जाएगा CO2। अब जब दोबारा आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे वायुमंडल के अंदर वायु और मंडल। वायु है, वायु रंगीन गंधहीन, ये आपको याद है ना, तो इसकी वायु की गंध आ रही है ना, आपको कोई रंग दिखाई दे रहा है आपके आसपास, तो इसको मिटा दीजिए। फिर गैसों का मिश्रण, ये भी बाद में आपको याद हो गया कि वायु क्या है, गैसों का मिश्रण 2-3 बार पढ़ोगे, इसको भी मिटा दो। फिर ऑक्सीजन गैस आपको पता है जीवनदायी है, तो इसको भी मिटा दीजिए, ये तो सांस लेने में काम आती है। फिर आपको दूसरी तीसरी बार पढ़ोगे पता चलेगा CO2 जो गैस है ये भी पौधों के संश्लेषण के लिए, इसको भी मिटा दीजिए। फिर याद क्या करना है, याद तो एक ये करना है 99% द्रव्यमान 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये डाटा है, ये लास्ट तक याद नहीं रहता, इसको याद रखना है। फिर यहाँ है कि वायु क्या, ये गैस है, पता है आपको एक तरह से, ये रंगीन और गंधहीन है, ये पता है। फिर पवन के रूप में प्रवाहित होती, तो आप थोड़ा सा इधर याद रखने के लिए वायु और पवन दो शब्द शायद में लिख सकते हो। जब भी दोबारा आप पढ़ोगे तब दोनों शब्द आपके सामने आएंगे, आपको पता चलेगा वायु क्या है, दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिकली क्लिक होगा कि वायु तो हाँ, जो अपने चारों ओर जो गैस के रूप में है वो वायु है, जिसको महसूस नहीं करे। पवन क्या है, पवन जब ये उच्च दाब और ये निम्न दाब, ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और ये है लो प्रेशर। जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन वायु जो अपने चारों, इसके चारों ओर वायु थी, वो दाब में परिवर्तन होने से इस तरफ जब गति करने लगती है उसको पवन कहते हैं। अब यदि आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से हवा आ रही है तो आपको महसूस होगी कि हवा आ रही है, वो ठंडी है, गर्म है, किस प्रकृति के, उस प्रकार से। तो इस प्रकार मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा इसमें समझाऊं, और कंटेंट में साथ और जो अगला पॉइंट है वायुमंडल की संगठन उसके बारे में चर्चा करता रहूंगा और थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझाता रहूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, और उससे पहले एक निवेदन आपसे रहेगा कि मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी पॉइंट बाड़मेर को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।